नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा की जाएगी समकालीन भारत भाग 1 कक्षा 9 की जो पुस्तक है भूगोल के विषय की, और उसके पाठ नंबर 2 भारत का भौतिक स्वरूप, जिसके विषय में हम भाग 1 में चर्चा कर चुके हैं। हिमालय पर्वत के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। इसके आगे जो भारत के अन्य भौतिक विभाजन यहाँ पर 6 भागों में बांटा गया है, 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है, उनके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले जो हम हिमालयी क्षेत्र के विषय में चर्चा कर चुके हैं, वह काफ़ी महत्वपूर्ण है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, और साथ में उन कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत की स्थलाकृति किस प्रकार की है। और भारत को समझने के लिए हम इस पाठ से लगभग काफ़ी मदद ले सकते हैं। हाँ, साथ में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रतिदिन कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 के किसी एक विषय के किसी एक पाठ पर प्रतिदिन चर्चा की जाती है। आप इस चर्चा में शामिल होकर इन चर्चाओं से लाभ ले सकते हैं। अगर आप हमारे साथ पहले से जुड़े हैं तो निश्चित तौर पर आप जानते होंगे कि यह कितना महत्वपूर्ण क्षेत्र है या नहीं, यहाँ से बार बार कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों, चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि हम पिछले भाग में देख चुके हैं कि हमने हिमालय पर्वत के विषय में चर्चा की थी। अगर मैं बात करूं तो ट्रांस हिमालय के काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणी, उसके बाद हमने देखा था कि महान हिमालय में ही ज़्यादातर ऊंची चोटियाँ जैसे माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, मैकालू है, धौलाधर है, नंदा देवी है, ये सारे पर्वत श्रेणियाँ जो हैं वह महान हिमालय का हिस्सा है। लगभग 6000 मीटर से ऊंचाई वाले क्षेत्र यानी ही चोटियाँ जो भी हैं वह महान हिमालय का भाग हैं। हो सकता है वहाँ पर गलती से मैं इन क्षेत्रों को मध्य हिमालय या लघु हिमालय का क्षेत्र कह गया हूँ, आप लोग इसे सुधार कर लेंगे। आइए चर्चा शुरू करते हैं उत्तर के विशाल मैदान के बारे में। उत्तर का विशाल मैदान जो है 3 प्रमुख नदियाँ एवं उनकी सहायक नदियों से इसका निर्माण हुआ है। आप देख सकते हैं सिंधु है, गंगा है एवं ब्रह्मपुत्र है। इन नदियों से यह बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। जलोढ़ मृदा मतलब जो नदियाँ अपने साथ बहा करके अवसाद लाती हैं। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में बहुत बड़े बेसन द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। टेथिस सागर से क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ, और उसके दक्षिण में खाइयाँ थी, खाइयों का निर्माण हुआ। और लाखों वर्ष जो भूगोल के लिए बहुत कम होते हैं, और लाखों वर्ष में जो ऊपर से नदियाँ अपने साथ कंकड़ पत्थर बहा करके लाई, इन गड्ढों में वह कंकड़ पत्थर जमा हो गए, और जिससे यहाँ पर समतल मैदान का निर्माण हुआ। इसका विस्तार लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो उत्तर का विशाल मैदान है यह कितने बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। यह 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर इसकी मैदान की लंबाई की बात करें तो यह लगभग हिमालय के समानांतर 2400 किलोमीटर लंबा तथा 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है। यहाँ से हम देखें किन किन बिंदुओं पर हमने बात की। इसकी उत्पत्ति टेथिस सागर से बना, उसके नीचे जो खाई थी उसे भर जाने से समतल मैदान का निर्माण हुआ। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर पे हुआ है। यह भारत का दूसरा बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र कौन है। भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार है, जो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जबकि दूसरा बड़ा भौगोलिक क्षेत्र आपका उत्तर का विशाल मैदान है, जो लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लंबाई इस मैदान की देखें तो 2400 किलोमीटर है।
चौड़ाई अगर बात करें तो यह 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। उत्तरी पर्वतों में आने वाली नदियां क्या करती हैं, निक्षेपण कार्य में लगी रहती हैं। नदी के निचले भाग में ढाल कम होने के कारण नदियों की गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर नदी द्वीपों का निर्माण होता है। ये नदी द्वीप नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्रित हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती हैं। इन धाराओं को वितरिका कहते हैं। नदियाँ जब मैदानों में आते हैं तो इनकी गति कमज़ोर पड़ने लगती है। कम गति से यह बहुत सारे भागों में निकल जाती है। यहाँ पर इनसे द्वीपों का निर्माण होता है। द्वीप मतलब जो चारों ओर से जल से घिरे वाले क्षेत्र होते हैं। ये इस तरीके से जब नदी फैल जाती है तो इसकी धाराओं को वितरिका कहा जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि वितरिका किसे कहते हैं। वितरिका नदियों के विभिन्न धाराओं में बढ़ जाने को वितरिका कहते हैं। उसके बाद अगर हम चर्चा करें आगे तो उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपभागों में विभाजित किया जा सकता है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान और सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा बनाए गए मैदान का बड़ा भाग क्या है, पाकिस्तान में भी चला गया है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास तथा सतलुज हिमालय से निकलती हैं। मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो सिंधु तथा सतलज के बीच का भाग है उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे सिंधु सतलज का दोआब कहा जाता है। इसके अंदर भी इनकी अनेक सहायक नदियां हैं जिसे अलग अलग दोआबों के बारे में बांटा गया है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिंधु नदी है, इसके ठीक इधर झेलम नदी है, यहाँ पर आपकी चीनाब नदी है, चीनाब से इधर को रावी नदी है, रावी नदी के ठीक दाएं या नहीं पूर्व की ओर ब्यास नदी है और यहाँ पर सतलज नदी है। इन सब के बीच के क्षेत्र को अगर हम देखें तो पंजाब का मैदान कहते हैं। अगर हम बात करें जो यहाँ पर सतलज नदी है, सतलज एवं आपका जो यहाँ पर ब्यास नदी है, सतलज एवं ब्यास के बीच के क्षेत्र को विस्त कहते हैं। सतलज एवं ब्यास के बीच के क्षेत्र को विस्त कहते हैं। ब्यास एवं रावी के नदी के बीच के क्षेत्र को हम बारी कह सकते हैं, बारी कहते हैं। और रावी एवं आपके चिनाब नदी के बीच के क्षेत्र को, चिनाब नदी यहाँ पर होगी, चिनाब के क्षेत्र को, रावी एवं चिनाब के बीच के क्षेत्र को रेचना कहा जाता है। जबकि यहाँ पर झेलम नदी है, झेलम एवं चेनाब के बीच के क्षेत्र को झेलम एवं चेनाब के बीच के क्षेत्र को चाज कहा जाता है। जबकि यहाँ पर सिंधु एवं झेलम के बीच के क्षेत्र को सिंधु सागर दोआब कहा जाता है। आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। आशा करता हूँ कि आगे को भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए चर्चा शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि दोआब का अर्थ क्या होता है। दोआब मतलब दो नदियों के बीच का भाग। दोआब 2 शब्दों से मिलकर बना है। दो का अर्थ है दो तथा आब। दो का अर्थ दो ही हुआ, आब का अर्थ मतलब जहाँ पर 2 ओर से पानी है। इसी प्रकार पंजाब भी 5 नदियों से मिलकर बना हुआ है। पंजाब का अर्थ है पंचधन आब, मतलब जो 5 नदियों के बीच का क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है, पंजाब कहा जाता है। आइए चर्चा शुरू करते हैं। उत्तर का जो विशाल मैदान है इसको हम 3 भागों में बांट चुके हैं। एक भाग की हम चर्चा कर चुके हैं सिंधु से सतलज तक। दूसरा भाग जो इसका है, दूसरा भाग गंगा तथा उसके सहायक नदियां घग्गर तीस्ता नदियों के बीच का है। यह उत्तरी भारत के राज्य
राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग, पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। आप देख सकते हैं गंगा एवं उसकी सहायक नदियाँ घग्गर, तीस्ता से कौन सा मैदान का निर्माण होता है? इससे भारत के अधिकांश जो मैदानी क्षेत्र है इसका निर्माण होता है। हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड में भी कुछ इसका क्षेत्र आता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल का जो ये क्षेत्र है यह गंगा तथा इसकी सहायक नदियों से बना है। उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। आकृति विविधता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। नदियों के आधार पर तो हमने देखा था कि उत्तर का विशाल मैदान 3 भागों में बांटा गया है, जबकि स्थलाकृतियों के विभिन्नता के आधार पर इसको 4 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में विभाजित किया गया है। नदी पर्वतों के नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर के चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है। इसे भाबर के नाम से जाना जाता है। सभी सरिताएं इस भाबर पट्टी पर विलुप्त हो जाती हैं। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियां पुनः निकल आती हैं। भाबर भाबर किसे कहा जाता है? भाबर मतलब जो हिमालय पर्वत से जब नदियां तीव्र गति से निकलती हैं तो भाबरी क्षेत्र में समतल मैदानों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पर जो मोटे कंकड़ पत्थर होते हैं वो यहाँ पर क्या होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। प्रायः यहाँ पर नदियाँ भी क्या हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ कहाँ विलुप्त हो जाती हैं? भाबर में वो नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं जो पुनः कहाँ पर दिखाई देती हैं? तराई क्षेत्र में दिखाई देते हैं, पुनः प्रवाह करने लगते हैं। प्रश्न पूछा जाएगा कि तराई किसे कहा जाता है? जहाँ पर नदियाँ पुनः प्रवाहित होती हैं। नम तथा दलदली क्षेत्र को क्या कहते हैं? तराई कहते हैं, जबकि मोटे कंकड़ पत्थरों से बने क्षेत्र को भाबर कहा जाता है। जो तराई का क्षेत्र है वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र था। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इन जंगलों को क्या किया गया, काटा जा चुका है। इस क्षेत्र में दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति याद कीजिए। जो दुधवा नेशनल राष्ट्रीय पार्क है वह उत्तर प्रदेश में है। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना हुआ है। पुराना जलोढ़ वे नदियाँ वे बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित तथा वेदिकाएँ जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को भांगर कहा जाता है। बांगर या भांगर किसे कहा जाता है? जहाँ वर्षा बाढ़ का क्षेत्र या नहीं, जहाँ पर वर्षा में बाढ़ अभी नहीं पहुँचती है और बाढ़ के न पहुँचने पर बांगर क्षेत्र में नवीन जलोढ़ नहीं पहुँच पाता है। इसलिए इन क्षेत्रों को एक तरीके से हम देख सकते हैं कि ये कृषि योग्य नहीं है। भांगर मतलब जो पुराने नदियों के जलोढ़ से बने हैं। वर्तमान में जहाँ नदियों के द्वारा बाढ़ या नवीन जो आपकी जलोढ़ मृदा है वह नहीं पहुंचाई जा सकती है। भांगर पुराने जलोढ़ से निर्मित क्षेत्र। यह क्या है? इस क्षेत्र में मृदा चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में स्थानीय भाषा में इसे कंकड़ कहा जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि भांगर को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? भांगर को स्थानीय भाषा में कंगड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले क्षेत्रों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। खादर जहाँ पर प्रतिवर्ष लगभग नदी के द्वारा जलोढ़, बारीक मिट्टी, कंकर पत्थर छोड़ दिए जाते हैं उसे खादर कहते हैं। या नहीं, जहाँ पर प्रत्येक वर्ष बाढ़ का पानी जाता है उसे खादर कहते हैं। जबकि भांगर जो अभी जहाँ पर प्रत्येक वर्ष नदियों का पानी नहीं जाता है उसे भांगर कहा जाता है। लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है किसका? खादर का। इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। खादर वाले क्षेत्र नवीन जलोढ़ से बने होते हैं, नए जलोढ़ से बने होते हैं, इसलिए खेती के लिए उपयुक्त होते हैं। भांगर पुराने जलोढ़ पुराने समय में नदियों द्वारा
बाढ़ से बने होते हैं। वर्तमान में यहाँ तक बाढ़ नहीं पहुँचता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, भांगर कहा जाता है, या बांगर भी आप लोगों को कहीं पर किताबों में मिल सकता है। इसके बाद हम बात करें प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार की अगर बात करें तो यह मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टली आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था। यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में जो स्थलाकृतियाँ हैं उसके सबसे प्राचीन भाग को किस नाम से जाना जाता है, तो उसके सबसे प्राचीन भाग को प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीपीय पठार सबसे बड़े भौतिक स्वरूप का निर्माण करता है। इसलिए अगर हम बात करें कि भारत का सबसे बड़ा भौतिक स्वरूप क्या है या नहीं, भारत का सबसे बड़ा भौतिक भाग कौन सा है, तो वह प्रायद्वीपीय पठार है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, उच्च मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला हुआ है उसे उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है उच्च भूमि के नाम से किसे जाना जाता है। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा के पठार का अधिकतर भाग में फैला हुआ है उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखलाओं दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरा हुआ है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल में मिल जाती है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रकार इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन दक्षिण में संकीर्ण है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप में बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी तथा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। दक्षिण का पठार त्रिभुजाकार भूभाग का है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि त्रिभुजाकार भूभाग किसका है, या दक्षिण का पठार जो है उसकी आकृति कैसी है। आप देख सकते हैं भारत के जो दक्षिण में भाग है वह लगभग त्रिभुजाकार का है, जिसे प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है, या नहीं दक्षिण का पठार कहा जाता है। दक्षिण का पठार त्रिभुजाकार का है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित उत्तर के इसके विशाल चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखलाएं हैं, जबकि महादेव कैमूर की पहाड़ियां तथा मैकाल श्रृंखलाएं इसके पूर्वी विस्तार हैं। पूर्वी विस्तार क्या है, सतपुड़ा के महादेव है, कैमूर है, मैकाल श्रृंखला है, ये इसके पूर्वी विस्तार हैं। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें। दक्षिण का जो पठार है पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जा सकता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय, कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। पश्चिम में पूर्व की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी एवं जयंतिया हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि गारो, खासी, जयंतिया पर्वत कहाँ हैं। गारो, खासी, जयंतिया पर्वत मेघालय में हैं। ये पश्चिम से पूर्व की ओर दिए गए हैं। गारो, खासी, जयंतिया। कभी कभी इनको दक्षिण से पूर्व की ओर लगाने के लिए भी पूछ लिया जाता है। दक्षिण के पठार के पूर्वी भाग पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट पश्चिम तट के समानांतर स्थित है। वे सतत तथा उन्हें केवल दर्रे के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र पर थाल घाट, भोर घाट तथा पाल घाट की स्थिति ज्ञात करें। आप देख सकते हैं अभी अगर हम मानचित्र में देखेंगे
तो थाल घाट, भोर घाट तथा पाल घाट के विषय में चर्चा करेंगे। पश्चिम घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा क्या है, ऊंचे हैं। पश्चिमी घाट क्या है, पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। यह एक समानांतर भाग में है, पूरा एक कगार के रूप में है। 600 मीटर औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी तथा दक्षिण में नीलगिरी घाटी तक है। पूर्वी घाट का विस्तार देखें तो हम सतत नहीं है, ये अनियमित है एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां इसको काट दिया गया है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा, यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा से टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट से ऊपर उठने के कारण होता है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई क्या होती है, उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। मतलब उत्तर में इसकी ऊंचाई थोड़ा कम है और नीचे दक्षिण की ओर जाएंगे तो इसकी ऊंचाई ज़्यादा है। इस भाग के शिखर ऊंचे हैं। अनाई मुड्डी 2695 मीटर तथा डोडा बेटा 2633 मीटर है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी 1500 मीटर पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम सेवराय तथा जावेडी की पहाड़ियों में स्थित है। उद 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 उदग मंडलम, जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, तथा काडोई नाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों में स्थित हैं, जो मानचित्र पर आप देख सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए, प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुड्डी है। और इसके बाद देखें दोदा बेटा है 2633 मीटर। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, दोदा बेटा की ऊंचाई कितनी है। दोदा बेटा की ऊंचाई 2633 मीटर है। और अनाई मुड्डी की ऊंचाई कितनी है, अनाई मुड्डी की ऊंचाई 2695 मीटर है। महेंद्रगिरी पूर्वी भाग का सबसे ऊंचा पर्वत है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि दक्षिण के पठार का पूर्वी भाग का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। दक्षिण के भाग का पूर्वी भाग का सबसे ऊंचा पर्वत महेंद्रगिरी है। इसके विषय में हम यहाँ पर चर्चा कर चुके हैं। आगे देखें, प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता, यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीपीय पठार जो गोंडवाना लैंड से बना है, यह लावा के ऊपर आने से जब यह क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप से टूट करके एशिया महाद्वीप के दक्षिण हिस्से से टकराया था, तो इस बीच यहाँ पर लावा उत्पन्न हो रहा था। जब लावा ठंडा हुआ तो उसे काली मिट्टी का निर्माण हुआ, इसलिए यह काली मिट्टी वाला क्षेत्र है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, और इसे दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसके शैल आग्नेय हैं। वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपरदन हुआ, जिससे काली मिट्टी का निर्माण हुआ। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम एवं उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं। वे बहुत अधिक अपरदित एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में फैली हैं। दोस्तों, ये थी आज की चर्चा। निश्चित तौर पर आगे हम चर्चा करेंगे भारतीय मरुस्थल एवं तटीय क्षेत्र एवं द्वीप समूह के बारे में हम चर्चा करेंगे। निश्चित तौर पर यह काफ़ी लंबा चैप्टर है, इसे और आगे समझने का प्रयास करेंगे। मानचित्र के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो विशाल मैदान है, इसका निर्माण सिंधु से हमने सतलज के बीच देखा था। यहाँ पर जिसका हिस्सा पाकिस्तान में भी है, पंजाब का मैदान कहलाता है। इसके बाद जो हमने देखा था सतलज से घग्गर गंगा नदी के बीच के क्षेत्र को, यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश है, आपका उत्तराखंड का कुछ क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल है और झारखंड है, बिहार है, दिल्ली है, ये क्षेत्र यहाँ पर आते हैं। इसके बाद हमने देखा था तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र के बीच में असम हिमालय आता है। तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र के
बीच में आपका असम का विशाल मैदान आता है। असम हिमालय नहीं, यहाँ पर मैदान की बात हो रही है। आशा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर समझ पाए होंगे। भारत के भौतिक विभाजन में हमने आज चर्चा की। उत्तर का विशाल मैदान एवं दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, इसे जल्दी से एक बार रिवाइज करने के लिए हम तैयार हैं और फटाफट इस पर चर्चा करेंगे। 5 मिनट के अंदर इसको रिवाइज करने का प्रयास करेंगे। अगर हमने बात की थी उत्तर के विशाल मैदान की, तो यह 33 सागर से बना हिमालय के नीचे का क्षेत्र है, जिसमें नदियों के द्वारा इसे समतल करके विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। यह 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी लंबाई देखें 2400 किलोमीटर है। साथ ही साथ इसकी चौड़ाई 200 से 300 मीटर तक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें भाबर खादर, साथ ही साथ भाबर खादर के साथ यहाँ पर भांगर एवं जलोढ़ वाले क्षेत्र आपके खादर कहलाए। भाबर क्षेत्र मोटे कंकर पत्थरों से बना है। तराई बारीक कंकर पत्थर से निर्मित है जो नमी रहती है जिसमें, और कृषि के लिए उपयुक्त होती है। खादर आप लोग देख चुके हैं। खादर जहाँ पर प्रत्येक वर्ष जलोढ़ वाली मिट्टी आती है, इसे खादर कहा जाता है। और साथ ही साथ अगर हम बांगर की बात करें जो प्राचीन जलोढ़ मिट्टी से बना है, जहाँ पर वर्तमान में जलोढ़ मिट्टी नहीं जाती है, उन क्षेत्रों को खादर कहा जाता है। उसके बाद हमने देखा था कि इन्हीं में कुछ गड्ढे होते हैं जहाँ पर पानी भरा होता है, जिन्हें बिल कहा जाता है। डेल्टाई क्षेत्रों में ये क्षेत्र होते हैं। और बिल की अगर बात करें तो यहाँ पर जूट की धुलाई होती है। उसके बाद हमने देखा था दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार की अगर बात करें तो जो यहाँ से महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो हैं कि यहाँ पर पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास आज से करोड़ों वर्ष पूर्व, यानी भारत का जो सबसे प्राचीन क्षेत्र है वह आपका दक्कन का पठार है, या नहीं जो भारत का दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार है वो है। साथ ही साथ यह पंजिया जो स्थलखंड अलग हुआ था, जो यहाँ पर एशिया के दक्षिणी हिस्से से टकराया था, उसका भाग है। इसे गोंडवाना लैंड के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये गोंडवाना का भाग रहा है। और साथ ही साथ यह भारत का सबसे बड़ा भौतिक स्वरूप है। प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा भौतिक भाग कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा भौतिक भाग प्रायद्वीपीय पठार है, जहाँ पर हमने देखा था कि तमिलनाडु का पठार, तेलंगाना का पठार, दंडकारण्य का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, मालवा का पठार स्थित थे। साथ ही साथ हमने यहाँ पर दक्षिण भारत की ऊंची चोटियाँ भी देखी थी। दक्षिण भारत की अगर सबसे ऊंची चोटी कहें तो अनाई मुड्डी थी। और दक्षिण भारत के पूर्वी हिस्से में अगर हम सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वह आपकी महेंद्रगिरी पर्वत थी। प्रश्न अक्सर पूछा जाता है दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी या नहीं वो अनाई मुड्डी है। इसके बाद चर्चा हम अगले भाग में करेंगे जो शेष भारत के भौतिक स्वरूप हैं। आप लोगों को अगर यह चर्चा अच्छी लगती है तो निश्चित तौर पर आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए, जल्दी ही मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।